हेलो बासा टीमर्स, आज तारीख है 30 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज संडे है तो आज हमारे पास साइंस एंड टेक के आर्टिकल होंगे डिस्कस करने के लिए। देखिए हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी मतलब लास्ट वाले संडे में भी साइंस टेक के आर्टिकल में हमने अबाउट द टी सेल मेमोरी के बारे में बात किया था कि टी सेल बेसिकली होता क्या है कि वाइट सेल काउंट को बढ़ाता है और ये लिम्फोसाइट को इंक्रीज करता है बॉडी में, जिससे होता क्या है कि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो जाती है। राइट, अब देखिए इम्यूनिटी के रिगार्डिंग लास्ट वाले लेक्चर में ये बात हुई थी कि ये जो वेरियस रिसर्च थे कह रहे वो दिखा क्या रहे थे कि जो टी सेल मेमोरी होती है आपके आपके बॉडी में, तो वो करती क्या कि प्रिवेंट करती है आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। बट राइट नाउ का जो इनका रिसर्च है वो ये बतलाता है कि टी सेल की इम्यूनिटी आपके अंदर होने के बावजूद आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और बेसिकली ये टी सेल होता कहाँ पे, हमारे हमारे बैकबोन में होता है, हमारी रीढ़ की हड्डियों में होता है, पीछे होता है। राइट, तो अब देखिए वो टी सेल की मेमोरी और क्या कर सकती है, वो केवल केस की सिवियरिटी को डिक्रीज कर सकती है। मतलब आपके अंदर क्या है कि टी सेल की मेमोरी है और आपकी अच्छी इम्यूनिटी है, तो केवल कोविड-19 की जो सिवियरिटी है, कह रहे हैं कि जो खतरा आपकी जो डेथ रेट है केवल उसको ये कम कर सकती है, ना कि केवल आपको इन्फेक्शन होने से बचा लेगी। आपकी इम्यूनिटी कितनी भी स्ट्रांग हो, कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो होना ही है। राइट, अब देखिए टी सेल, अब जो टी सेल है ना, अब टी सेल के रिगार्डिंग फिर वेरियस इन्होंने सैंपल्स लिए और वेरियस सैंपलिंग के थ्रू इन्होंने एक पूरा रिजल्ट निकाला। और निकाला क्या कि अब हम इस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते कि किसी के अंदर एक टी सेल है और अगर ये 20% या 30% पॉपुलेशन के अगर केवल इन्फेक्टेड है तो उनके अंदर ये टी सेल के जो नंबर्स है वो बढ़ गए हैं और अब दोबारा से उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। राइट, इससे ज़्यादा इस वाले आर्टिकल में कुछ भी डिस्कस करने के लिए है नहीं। अभी हम अपना नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करेंगे। वो देखिए कि जो टाटा के रिसर्चर हैं कह रहे उन्होंने N95 मास्क के रिगार्डिंग कुछ रिसर्च किया हुआ है। अब देखिए मास्क तो ऑन अ डेली बेसिस हम आज तो पार्ट ऑफ द लाइफ बन ही गया। राइट, अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि मास्क को हम कब कब रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मास्क अगर आपने यूज़ कर लिया तो उसको कब आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। फिर उसको डीकॉन्टेमिनेट कैसे करते हैं, कैसे उसको डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने सैम्पलिंग की कि N95 मास्क करता क्या है कि वो बेसिकली 99% टाइम होता क्या है कि वो उन सलाइवा को या फिर उन कीटाणुओं को रोक देता है कि जो आपके नाक के पास या आपके मुंह के पास ना पहुंचने पाए। कहने कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मास्क को दोबारा से रीयूज़ किया जाता है, कह रहे उसके बीच का जो टाइम लैग होना चाहिए ना आपका, कह रहे अप्रॉक्सीमेटली 96 आवर्स का होना चाहिए। कह रहे कि अगर 3 से 4 दिन का अगर आप उसमें अगर आप 6 दिन का गैप लेके अगर आप चलते हो कि आपके पास 6 मास्क है और 6 मास्क आप ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हो बदल बदल करके, तो जो छठवां वाला दिन होगा तो उस दिन आपका जो पहला वाला मास्क जो आपने यूज़ किया था, कह रहे वो ऑटोमेटिक डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा कि नेचुरल तरीका कि आप 6 मास्क रख लो अपने पास और ऑन अ डेली बेसिस आप एक एक मास्क यूज करो, तो 6 दिन के बाद होगा क्या कि वो वाला मास्क फिर से वापस से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर हमें मास्क को डिसइंफेक्ट करना है तो 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है 1 घंटे तक अगर मास्क को रख दिया जाए और उसके बाद टेस्ट किया जाए कि उसका एटलीस्ट जो फिल्टर की क्वालिटी है, कह रहे वो तो डिक्रीज़ नहीं हुई है। एक बार अगर फिल्टर की क्वालिटी डिक्रीज़ न होने का हमें पता लग जाता है तो एक बात तो तय है उसमें कि वो इन्फेक्टेड N95 मास्क नहीं रहने वाला है। राइट, अब देखिए N95 मास्क के रीयूज़ करने के रिगार्डिंग ही ये पूरा आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल में उसी पर बात की जाती है कि कैसे वो फिल्ट्रेशन को रोकेगा, कैसे कोविड-19 के इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकता है और कैसे हम उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि भाई टेम्परेचर के थ्रू आप 1 घंटे तक 60 या 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप उसे रख लेते हो 1 घंटे तक तो भी वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, या फिर 6 दिनों तक के लिए आप लगातार उस मास्क को छोड़ दोगे तो भी वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसे वापस से यूज कर सकते हो। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द री इन्फेक्शन के है। देखिए एक बार कोरोना वायरस किसी को हुआ फिर वो वापस से ठीक हो जाता है तो वो काफ़ी हैप्पी फील करता है कि चलो मैंने कोरोना को हरा दिया। बट देखिए ऐसे केसेस बहुत ढेर सारे हो सकते हैं क्योंकि वो फिर एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, मतलब उसके लक्षण दिखते नहीं है। अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ था और उसे फिर से कोरोना वायरस होता है तो उसके अंदर लक्षण जल्दी दिखते नहीं हैं। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा लक्षण दिखते नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसको कोरोना वायरस हुआ है। देखिए कि होता क्या है कि जितने भी चेकिंग पॉइंट्स होती हैं जैसे एयरपोर्ट हो गया और वेरियस जो ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं, कह रहे वहाँ पर तो थर्मामीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके ब्लड के सैंपल्स वगैरह तो लिए जाएंगे वेदर आपके अंदर सिम्टम्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
तो जब उसकी जीनोम की सिक्वेंसिंग की गई तब पता लगा कि ये वाला पर्सन तो इससे पहले भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और इस सेकेंड स्टेज ऑफ द कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, मतलब एक पर्सन है जो मेडिसिन वगैरह से प्रॉपर ठीक हो गया है, कह रहे उसके बाद उसे री इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ पर फाइंड आउट किया गया है। देखिए ये हांगकांग में भी और यूएसए में भी कह रहे कि अभी तक 2 लोग ऐसे लोग मिले हैं जो जिनके अंदर री इन्फेक्शन के केसेस हमें देखने को मिले हुए हैं। तो मे बी देर में भी, अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हो सकता है कि औरों के पास भी हो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। और बस इन्होंने ये वाली बात पता की है कि ये एसिम्प्टोमेटिक था, मतलब कि उसमें लक्षण बहुत कम दिख रहे थे, राइट। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द रिसर्च आर्टिकल है। अब इसमें ज़्यादा कुछ फैक्चुअल चीज़ें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें राइटर वही बात बोलते हैं कि देखिए जब रिसर्च वगैरह पब्लिश किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉर्ट वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे अभी RT-PCR बोला जाएगा ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जगह उन्होंने RT लिख दिया। तो कह रहे कि वैसे ही अगर कोई इकोनॉमिस्ट रहेगा तो फिर वो CRR लिखेगा, SLR लिखेगा, MCLR लिखेगा। तो इस तरह के जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वेरियस रिसर्चर के द्वारा, वेरियस नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा आर्टिकल लिखते वक्त, कह रहे कि ये बिल्कुल भी सही बात होती नहीं है। कह रहे कि वो आम पब्लिक को समझ में आए ऐसी भाषा में लिखना चाहिए। अब ये कुछ रिसर्च पब्लिश हुए हैं, तो रिसर्च पब्लिश के कुछ लिंक को इन्होंने शेयर किया और बोला है कि मैंने तो अपने मतलब कि 7 फ्रेंडों को मतलब फ़ोन करके बोला कि ये वाला रिसर्च जो पब्लिश हुआ है इसका ये एक्रोनिम्स वगैरह को एक्सप्लेन कर दो। तो कह रहे कि वो भी हथियार डाल दिए, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब इस प्रकार से रिसर्च या थीसिस को सबमिट करना कि आप उसमें कोडिंग में कुछ भी लिख दो और लोगों को समझ में आए, तो ऐसी रिपोर्ट लिखने के क्या मतलब है, ठीक है। उसी बात को इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास, वो रिगार्डिंग द देखिए बर्ड्स के स्पीसीज़ के रिगार्डिंग है। अब देखिए कि जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स भी माइग्रेट करती हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे। तो रिसर्चर को फील हुआ कि अच्छा ऐसा क्यों होता है कि जब डिसर्ट वाला प्लेस होता है, जहाँ पर पूरा रेगिस्तान होता है, वहाँ पर तो हवाएं काफ़ी गर्म चलती हैं और काफ़ी तेज़ चलती हैं। तो ऐसे समय में ये बर्ड्स कैसे खुद को सर्वाइव करती हैं। तो फिर इन्होंने एक रिसर्च किया और फाइंड आउट क्या किया कि जो बर्ड्स होती हैं वो खुद को बेंड कर लेती हैं, मतलब 45 डिग्री पर वो खुद को बेंड कर लेती हैं, जिससे कि वो हवा के फ्लो का वो यूज़ कर सके, ठीक है। उसके थ्रू वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जा पाती हैं। इसी बात को सरप्राइज में इस वाले पूरे आर्टिकल में मेंशन किया गया था, मैंने डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रीसाइलेंस ऑफ द सप्लाई चेन है। देखिए सप्लाई चेन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री है चाइना, और चाइना के साथ डिस्टर्बेंस वेरियस कंट्रीज़ के साथ इंक्रीज़ हो गई हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो, और जिन कंट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम है कह रहे कि वो तो आज की प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे हो सकता है कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, या हो सकता है कि सालों साल ये वाली बात चलने में आए हो। तो इसलिए जापान ने क्या किया है कि इसको अपनी जो सप्लाई चेन है कह रहे उसमें रीसाइलेंस, मतलब कि उसको फिर से रीस्ट्रक्चर कर देना, रीमॉडिफाई कर देना, कह रहे कि ये वाला कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए हैं। अब देखिए जापान ने वेरियस स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि $2.2 बिलियन का इन्होंने पैकेज अनाउंस किया हुआ है कि अगर कोई जापानी कंपनी है और वो चाइना से पुल ऑफ करती है, बाहर आती है, तो उसको क्या मिलेगा, 2.2 बिलियन का पर्क्स मिलेगा और उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया जाएगा कि अगर वो वहाँ से बाहर आ जाती है तो। अब उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जापान ने और क्या किया हुआ है, जापान ने एक और काम किया हुआ है, वो है कि 3 कंट्रीज़ को एक साथ लेकर के आया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और जापान हो गया। अब ये तीनों कंट्रीज़ करके आ रही हैं कि एक साथ आएंगी और जो अपने सप्लाई चेन को फिर से डाइवर्सिफाई करेंगे। अब देखिए जापान के साथ होता क्या है कि $136 बिलियन के आसपास का जो एक्सपोर्ट है करे वो चाइना को करता है, और $169 बिलियन का जो इम्पोर्ट है वो चाइना से कर लेता है। मतलब दुनिया की जो सेकंड बड़ी इकोनॉमी है कह रहे कि उसके साथ क्या होता है कि इतना बड़ा ट्रेड, उसका व्यापार होता है। तो अब इतना बड़ा रिस्क है, कह रहे कि इंडिया को तो फिर भी कम है, 85 बिलियन डॉलर है, लेकिन जापान तो चाइना से बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। तो जापान ने किया कि उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए किया, अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया। क्योंकि देखिए दो जो बिग वो हैं इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया और चाइना हो गया, कह रहे कि दोनों ही एक मेजर सप्लायर है, और जापान के लिए तो दोनों ही मेजर सप्लायर है। तो दोनों ही मेजर सप्लायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, कह रहे हैं ये तो जापान की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए अगर हम
रीसाइलेंस ऑफ द सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि जापान बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट है, क्योंकि $169 बिलियन का अगर कोई भी सामान अगर परचेस कर रहा है जापान चाइना से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और जापान और चाइना के बीच में क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट भी है वेरियस शिकागो आइलैंड वगैरह को लेकर के, तो वेरियस डिस्प्यूट भी हैं, तो चाइना कभी भी जापान को पनिश कर सकता है। तो उसी रिगार्डिंग जापान ने किया क्या कि 3 कंट्रीज को एक साथ लेकर के आया है, जिसमें इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया कर क्या सकता है कि रॉ मटेरियल्स की सप्लाई कर सकता है, जैसे आयरन ओर वगैरह की सप्लाई वो बहुत अच्छे से कर सकता है। और जो वेरियस जो चाइना का जो सब्सटीट्यूट इंडिया बन सकता है वो रिगार्डिंग द मतलब लो वेज जो लेबर फोर्स होता है वो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है कह रहे कि इंडिया में इंक्रीज़ की जा सकती है। तो इन 3 कंट्रीज़ को एक साथ ला करके अपने जो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की इस टेक्निक को ही रीसाइलेंस ऑफ द सप्लाई चेन बोला जाता है। इस वाले पूरे आर्टिकल में यही वाली बातें मेंशन थी, मैंने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की डेट पे जितने भी साइंस टेक में और जो फैक्ट्स में आर्टिकल थे वो मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।